हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, ये जो क्लास है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होने वाला है। इसके बारे में हम लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसमें क्या कौन थे हैदर अली, कौन थे टीपू सुल्तान, बूडिया डायनेस्टी क्या थी, इसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्यों ब्रिटिश ने एक टाइम के बाद सोचा कि अब हमें मैसूर में अपना पूरा राज कैप्चर कर लेना चाहिए था, और निजाम और मराठा ने कैसे ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी मैसूर को कॉन्क्वेस्ट करने में। तो इसी बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, एक बार ब्रीफ में समझ लीजिएगा कि मैसूर डायनेस्टी क्या थी। देखिएगा, मैसूर डायनेस्टी का पहले कोई इतिहास नहीं रहा था। इनका जो मेन इतिहास उभर के आया था वो आया था 1565 के बाद। वुडिया मैसूर डायनेस्टी को मेन बनाने वाला किंगडम कौन था? वो था हमारा वुडिया डायनेस्टी। ठीक, वुडिया डायनेस्टी जो था ये एक हिंदू किंगडम था। बैटल ऑफ टलीकोटा में जब जो विजयनगर किंगडम था वो हमारा छोटे छोटे पार्टों में बट गया था, तो उसी का पार्ट एक था वुडिया डायनेस्टी, जिसने मैसूर डायनेस्टी में अपना किंगडम स्थापित किया था। ठीक, उसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे उसने मैसूर को एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंचा दिया था। और वो लेवल इतना खासा अच्छा था कि ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था कि अगर ये लोग और अपनी पावर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं साउथ को कैप्चर करना हमारा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने मैसूर पे अपना राज जमाने की कोशिश की। देखिए मैप पे समझिएगा, ये था आपका मैसूर छोटा सा राज, ये यहाँ पे। ठीक, ये आपका ट्रेवनकोर, इसी की वजह से जो थर्ड बैटल एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था आपका। ठीक है, ये है मद्रास जो मेजर आता था उस समय ब्रिटिशर्स के अंदर। ये है आपका निजाम टेरिटरी, ये भी इनके अच्छे खासे एनिमी थी। ये आपकी पेशवा मतलब कि मराठा। ठीक, तो इसी तरह ये देखिएगा इनके जो अपोजिट में जो भी इनके नेबर हुआ करते थे ये भी इनसे कुछ खास खुश नहीं रहते थे, जिसकी वजह से कई बार इन लोगों ने उनका साथ दिया, फिर कई बार इनका साथ दिया। तो इसी वजह से जो भी 3-4 मैसूर वॉर हुए तो उसमें इन दोनों ने मेजर रोल अपना प्ले किया था। ठीक, तो आइए समझते हैं। देखिए वुडिया डायनेस्टी क्या थी इसको समझते हैं। After a battle of Talikota 1565, the great kingdom of Vijayanagar broke into many small kingdom। 1565 में जो बैटल ऑफ टलीकोटा हुआ था जिसमें विजयनगर छोटे छोटे पार्टों में बट गया था, तो उसी में से एक पार्ट उभर के आया था जिसका नाम था वुडिया डायनेस्टी। ये एक हिंदू किंगडम था, 1612 में उभर के आया था, और जिस किंगडम का नाम था वो था इसका वुडिया डायनेस्टी। ठीक है, छिक्का कृष्ण राजा वुडिया डायनेस्टी के थे। इनका जो जितने समय पे इन्होंने राज किया वो था 1734 टू 1766। During the second half of 18th century, Mysore emerged as a formidable power under the leadership of Hyder Ali and Tipu सुल्तान। तो देखिएगा जो भी इनके रूलर रहा करते थे, चाहे वो कृष्णराज वन हो चाहे कृष्णराज टू हो, इनके समय में वुडिया डायनेस्टी वाज ग्रोइंग बट नॉट एट द हायर लेवल। लेकिन जो सेकंड हाफ था 18th सेंचुरी का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1750 से लेकर जो 1780 का दौर था, उसमें मैसूर एक बहुत ही अच्छी खासी पावर उभर के आया था। किसके अंडर में? हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर में। तो जाहिर सी बात है जब मैसूर पावर उभर रही थी तो ब्रिटिशर्स को भी अपना कैप्चर करना था पूरे इंडिया में, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बनानी थी। तो वुडिया डायनेस्टी जो मैसूर किंगडम था वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक रुकावट पैदा कर रहा था। इसी वजह से फिर उनको इसे कैप्चर करने का उन्होंने सोचा। हैदर अली कौन था इसके बारे में समझते हैं। हैदर अली वॉज बॉर्न इन 1721 इन एन ऑब्सक्योर फैमिली। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था 1721 में। इन्होंने अपना जो करियर है वो एक हॉर्समैन की तरह स्टार्ट किया था। मिनिस्टर्स कौन थे? नंजराज और देवराज के अंडर में ये एक हॉर्समैन की तरह आर्मी में भर्ती हुए थे। थ्रू अनएजुकेटेड ही पॉसेस अ कीन इंटेलेक्ट। हालांकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जो उनकी इंटेलेक्चुअल पावर थी वो काफी अच्छी थी। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन। जो उनकी इच्छा शक्ति थी वो काफी अच्छी थी और उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी थी, जिसकी कोई वजह से वो थोड़े ही टाइम के बाद आर्मी के सुप्रीम पावर पहुंच गए थे, जिसका मतलब है कि वो आर्मी के सेनापति बन गए थे। हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेट अप एन आर्म्स फैक्ट्री एट डिंडीगुल। हैदर अली ने फ्रेंच की हेल्प ली थी डिंडीगुल में आर्म्स फैक्ट्री लगाने तक चक्कर में, ताकि वो उनके जो आर्म्स है वो भी वेस्टर्न मेथड की तरह तैयार हो पाए और वो ब्रिटिशर से काफी अच्छे से लड़ पाए। इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी। उन्होंने अपनी आर्मी के लिए जो वेस्टर्न मेथड थे वो अपनाए थे, कि क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे बंगाल पे ब्रिटिश आर्मी ने केवल अपनी दम पे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टैक्टिक्स एंड मेथड ऑफ देयर आर्मी उन्होंने पूरा बंगाल कैप्चर किया था। तो इसी वजह से उन्होंने भी अपनी आर्मी में वेस्टर्न मेथड्स को अपनाया था। विद हिज सुप्रियर मिलिट्री स्किल ही कैप्चर डोड बालापुर, सेरा बेडनौर एंड होसकोटे इन 1761। अपनी मिलिट्री स्किल की वजह से इन चार राज्यों में उन्होंने अपना कब्जा जमाया, जिसकी वजह से जो मैसूर की बाउंड्री थी उसको इन्होंने कहीं ना कहीं एक एक्सटेंड किया। ही बॉट सबमिशन द ट्रबलसम पॉलीगल्स। पॉलीगल्स को भी उन्होंने झुका दिया था अपने अंडर में। Recovering from their defeat at Panipat, the Marathas under Maghav Rao attacked Mysore and defeated Hyder Ali 3 times। लेकिन हुआ क्या था, जब 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था
उसमें मराठास बहुत बुरी तरह हार गए थे और जो उनके आने वाले जो सेनापति थे उनका भी एक तरह से देहांत हो गया, तो पेशवा भी खत्म हो गए थे। तो पेशवा ये लोग जो मराठा थे ये उस समय के लिए कुछ कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो गए थे। हालांकि कुछ ही टाइम के पीरियड के अंदर इन्होंने फिर से अपनी पावर को एक तरह से इकट्ठा किया और इन्होंने ये मैसूर डायनेस्टी पे 3 बार हमला किया और तीनों बार इन्होंने हैदर अली को डिफीट किया और बहुत ज्यादा ही इनसे पैसा लेके गए ताकि वो एक जो पीस होती थी वो एक साइन हो पाए। But after Maghav Rao death in 1772, Hyder Ali raided the Marathas a number of times during 1774 से 1776। लेकिन 1772 में जब माघव राव की डेथ हो गई तब हैदर अली को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि कैसे ये लोग मराठा को रेड कर पाए और इन्होंने उनका पूरा फायदा उठा के 1774 से लेकर 1776 तक कई बार मराठाज आर्मी पे रेड मारी। कॉन्क्वेस्ट मैसूर देखिए हुआ क्या था, जब हैदर अली का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और कहीं ना कहीं जो साउथ था वो अब उसका पूरा अंडर में आने लगा, तब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं अब हमें मैसूर को कैप्चर करना पड़ेगा ताकि हम मैसूर का जो एक्सपेंशन है वो रोक पाए और जो मद्रास है उस पर हम लोग अपना होल्ड बनाए रखें। इसकी वजह से एंग्लो मैसूर वॉर लड़े गए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो लड़ा गया था वो 1767 से 1769 में लड़ा गया। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हमारा लड़ा गया वो 1780 से 1784 में लड़ा गया। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हमारा लड़ा गया वो 1789 से 92 में लड़ा गया और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया था वो 1798 से 1799 तक लड़ा गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। देखिएगा इसका रीजन क्या था इसको समझते हैं। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल पावर दे वांट टू एंड द ग्रोइंग पावर ऑफ हैदर अली। तो जाहिर सी बात है जब हैदर अली के इन्फ्लुएंस साउथ में बढ़ने लगा था और जो उनके बाउंड्री का एक्सटेंट वो बढ़ने लगा तो ब्रिटिशर्स को लगा कि आप हमें साउथ कैप्चर करना पड़ेगा और जिसकी मेन पावर थी वो थे हमारे मैसूर। आफ्टर देयर इजी सक्सेस इन बंगाल, देखिए बंगाल में जो युद्ध हुआ था चाहे वो बैटल ऑफ प्लासी हो आपका, बैटल ऑफ प्लासी हो आपका, ठीक, चाहे वो आपका बैटर ऑफ बक्सर, इसमें बहुत ही आसानी से इनको जीत मिली थी और बिना मतलब कोई भी हार्ड एफर्ट्स के इनको आसानी से जीत मिल गई थी। तो इन दोनों ही बैटल ने कहीं ना कहीं इनको एक ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया था कि हम साउथ को भी इजिली कैप्चर कर लेंगे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1766 परसुएडिंग हिम टू गिव देम नॉर्दर्न सरकार। तो देखिए अब ये डायरेक्ट हमला नहीं करते थे ब्रिटिशर्स की एक आर्मी थी कि वो बैकअप पावर में हमेशा रहेंगे और जब ये सेना जीतेगी तब वो एक तरह से फ्रंट फुट पे आ जाएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ एक ट्रीटी साइन की थी 1766 में, जिनको इन्होंने कहा था कि हम आपको बचाएंगे हैदर अली से और हम जो आप जब ये युद्ध हम जीत जाएंगे तो जो नॉर्दर्न सरकार का हिस्सा है वो हम आपको दे देंगे। ठीक, हैदर ऑलरेडी had territorial dispute with नवाब ऑफ ऑरकोट एंड डिफरेंस विद द मराठास। और जो हैदर अली था उनके मराठास और नवाब ऑफ ऑरकोट इन दोनों से डिफरेंस चले ही रहे थे। तो जाहिर सी बात है जब इनको इन्होंने एक एनिमी को हटा दिया और ये दो एनिमी तो थे ही इनके, तो जाहिर सी बात है अगर अंग्रेज इन पे युद्ध लड़ेंगे या मतलब इन पे हमला करेंगे तो ये तीन भी कहीं ना कहीं इनका ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे। अब मैसूर आर्मी के साथ कौन थे, इनकी तरफ से थे हैदर अली और जो ब्रिटिश आर्मी के साथ कमांडर थे वो थे कर्नल स्मिथ। As when हैदर अली came to know that British had signed treaty, तो फाइनली देखिए होता जब ये पूरी डील साइन हो गई और हैदर अली को पता चला कि अब ब्रिटिशर्स उन पे हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी स्किल के हिसाब से क्या किया, उन्होंने सबसे पहले मराठास के पास गए और उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल हो जाइए और जो भी टेरिटरीज हम कॉन्कर करेंगे वो हम आपके और निजाम के साथ शेयर करेंगे। तो इस दिमाग के साथ उन्होंने मराठा और निजाम दोनों को ही इक्वल पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने निजाम के साथ मित्रता की एक डीड साइन की थी और ये कहा था कि अब हम नवाब ऑफ ऑरकोट पे हमला करेंगे और जो टेरिटरी हम लोग उससे कैप्चर करेंगे वो हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। तो इसी तरह हैदर अली ने मराठा और निजाम दोनों को ही ब्रिटिश की साइड से डिटैच कर लिया था और अपने साइड इन्होंने मिला लिया था। फाइनली युद्ध स्टार्ट होता है। द वॉर कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड अ हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन। 1.5 साल तक ये युद्ध चला था जिसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया था। इसी की वजह से फिर हैदर अली ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की थी और मद्रास जो कि उनका एक आर्मी बेस पॉइंट था वहां पे उन्होंने अपनी पूरी सेना को घेराव कर लिया था पूरे मद्रास का जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी थी, जिसकी वजह से उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी 4 अप्रैल 1769 को, जो कि काफी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी ब्रिटिशर्स के लिए। ये ट्रीटी क्या थी, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसको पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। इसमें कहा गया था कि जो भी प्रिजनर्स आपने चाहे हैदर अली के बनाए हो हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के बनाए हो
वो आप दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करना पड़ेगा और अब कोई भी कॉन्क्वेस्ट हम लोग फर्दर नहीं करेंगे। हैदर अली वॉज प्रोमिस टू हेल्प। अब हैदर अली को भी ये भी भरोसा दिलाया ब्रिटिश ने कि यदि आप कोई भी सेना हमला करती है तो ब्रिटिश आर्मी जो है वो आपकी सहायता के लिए आएगी। फाइनली अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसका रीजन क्या था? हैदर अली एक्यूज द इंग्लिश ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रीटी। देखिए जब मराठास ने मैसूर आर्मी पे हमला किया था तो उस समय हैदर अली कंट्रोल पोजीशन पे थे। जब मराठास ने इन पे हमला किया तो एज पर द ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रिटिश आर्मी को इनकी सपोर्ट के लिए आना था, लेकिन इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी इनकी सपोर्ट के लिए नहीं आई थी। इसी वजह और लेकिन जो फ्रेंच आर्मी थी वो इनके सपोर्ट के लिए आई थी और उन्होंने अपना एम्यूनिशन और कैनन दोनों ही इनको प्रोवाइड करवाए थे, जिसकी वजह से इनको लगा कि जब अगर हम दोस्ती करेंगे तो फ्रेंच जो थे हमारे लिए वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स, क्योंकि इन्होंने ना ही मदद की और ना ही ट्रीटी के मुताबिक अपने काम किए थे। इसी दौरान अमेरिकन वॉर छिड़ गया था जिसमें फ्रेंच और इंग्लिश जो थे वो एक दूसरे के अपोजिट साइड हो गए थे। तो जाहिर सी बात है जब दोस्त दुश्मन से हाथ मिला ले तो वो दोस्त भी दुश्मन हो जाता है। तो इसी तरह जब हैदर अली ने फ्रेंच के साथ हाथ में संधि कर ली थी तो ब्रिटिश आर्मी का जो दुश्मन था वो फ्रेंच हो गया था। ठीक, तो इसी दौरान शुरू हुआ फिर हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस हैदर अली फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच कॉज्ड इवन मोर कंसर्न टू द इंग्लिश। और इसी की वजह से अब इंग्लिश को ज्यादा कंसर्न होने लगा कि अब अगर हैदर अली ने फ्रेंच के साथ साथ दे दिया तो फ्रेंच और हैदर अली दोनों ही साउथ को पूरा कैप्चर कर लेंगे। तो फाइनली दे therefore tried to capture Mahe, where French war material was brought and which Hyder regarded to be under his protection। तो फाइनली माहे जो कि पोर्ट एरिया था वहां पे फ्रेंच का वॉर मटेरियल लाया गया था। इस माहे पोर्ट को इन्होंने कैप्चर कर लिया। जब इन्होंने कैप्चर किया तो ये जो माहे पोर्ट था ये हैदर अली के अंडर में आता था टेरिटरी के। तो उनको लगा कि ये जो है एक तरह से हैदर अली पे मतलब उनकी जो पावर उसको कम करने की कोशिश है। तो फाइनली हैदर कंसीडर द इंग्लिश अटेम्प्ट टू कैप्चर माहिर डायरेक्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी। और जिसकी वजह से हैदर अली को लगा कि अभी हमारे अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं और फिर चालू हुआ हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। पार्टीज कौन थे इनिशियली जो थे हैदर अली की साइड वो थे हमारे मराठा निजाम और हैदर अली, और जो इंग्लिश के साइड थे वो थे हमारे कर्नल बैली। वेयर इज जो सेकेंड पार्ट में हुआ था उसमें हैदर अली अकेले थे और इनकी तरफ थे सर आयरी कूट। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो आपका टू फेजेस में लड़ा गया था। ठीक, युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ फर्स्ट फेज समझते हैं इसका। हैदर अली फॉर्ज एन एंटी इंग्लिश अलायंस विद मराठाज एंड निजाम। इस बार हैदर अली ने मराठाज और निजाम के साथ ट्रीटी साइन की कि हम लोग इंग्लिश को हराएंगे। He followed it up by an attack in the Carnatic, capturing Arcot and defeated the English under Colonel Bailey in 1781। तो फाइनली जब इन्होंने मराठाज और निजाम के साथ ट्रीटी साइन कर ली तब इन्होंने कार्नेटिक रीजन में हमला कर दिया और आर्कोट को कैप्चर कर लिया और जो ब्रिटिश कमांडर थे उस समय कर्नल बैली उनको 1781 में हरा दिया। अब चालू हुआ सेकेंड फेज वॉर ऑफ वॉर जिसमें सर आयरी कूट के संवाद ब्रिटिश के कमांडर। तो फाइनली द इंग्लिश डिटैच बोथ द मराठास एंड निजाम फ्रॉम हैदर साइड। अब इस बार जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था उसी का ठीक उल्टा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें सर आयरी कूट ने पहले मराठा और निजाम को हैदर अली से अलग किया और उसके बाद हैदर अली पे हमला कर दिया। हैदर अली को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसी वजह से वो भी अपनी पूरी सेना के साथ पूरे बल के साथ बहुत ही बोल्डली तरीके से ब्रिटिश के साथ लड़ने लगे। फाइनली ही सफर्ड अ डिफीट एट पोर्ट नोवो इन 1781। हालांकि 1781 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहाँ करना पड़ा? पोर्टो नोवो में। However, he regrouped his forces and defeated the English and captured their commander Braithwaite। हालांकि इस हार के बाद जब वो भागे लेकिन फिर उन्होंने अपनी सेना को दोबारा एक तरह से रिकैप्सुलेट करके रीग्रुप करके फिर से ब्रिटिश आर्मी पे हमला किया और उनके जो कमांडर थे उसमें ब्रेथवेट उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। फाइनली साइन हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। देखिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करने में हैदर अली का कोई रोल नहीं था क्योंकि वो खत्म हो गए थे 1782 में। जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई थी वो इनके बेटे द्वारा साइन की गई थी जिनका नाम था टीपू सुल्तान। तो हैदर अली डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 1782 में। नाउ हिज सन टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर। अब टीपू सुल्तान ने इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को एक साल तक घसीटा लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तो फाइनली इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की मार्च 1784 में, अंडर विच ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज इट हैड टेकन फ्रॉम द अदर। अब इस ट्रीटी में ये साइन हुआ कि जो भी टेरिटरी आप लोगों ने कैप्चर की है चाहे वो निजाम की हो
मराठा की हो या ये मैसूर आर्मी की हो, वो एक दूसरे को वापस कर ली जाएगी और जो ट्रीटी ऑफ मद्रास के हिसाब से चल रहा था वही आगे फॉरवर्ड होगा। तो इस वजह से यहाँ से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हमारा खत्म हो गया। यहाँ से जन्म हुआ था टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान कौन थे, इनके बारे में समझते हैं कुछ फैक्ट्स। टीपू सुल्तान वाज बोर्न इन 1750। 1750 में इनका जन्म हुआ था। अ वेल एजुकेटेड मैन, ही कैन कन्वर्स इन अरेबिक, पर्शियन, कैनेडीज और उर्दू। इन 4 भाषाओं का ज्ञान था, वो काफी पढ़े लिखे थे। टीपू जो था वो काफी अच्छे योद्धा थे, जो इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स थी, जो इनके लड़ने का तरीका था वो काफी अलग हुआ करता था, जिसकी वजह से इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा गया। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। He gave maximum care to the raising and maintenance of an efficient military force। और ये काफी अच्छी मिलिट्री फोर्स बनाने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने वेस्टर्न मेथड की तरह पूरे अपनी एक आर्मी तैयार की थी, एम्यूनेशन और कैनन्स उसको भरपूर रखा था। He organized his army on the European model। यूरोपियन मॉडल के तहत उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की थी। फ्रेंच ऑफिसर्स के लिए उन्होंने मदद ली थी कि ताकि वो उनके सोल्जर्स को ट्रेन करे और एक यूरोपियन मॉडल के तहत वो इस आर्मी को ट्रेन कर पाए। टीपू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल फोर्स। 1796 में उनको लगा कि नहीं, अब हमें नेवी की भी जरूरत है, क्योंकि यदि आपने पहले जो मैंने आपको मैप दिखा उसमें देखा होगा, ये आता था पूरा ये मैसूर आर्मी। तो ये जो इसका एरिया था ना, ये सी से कनेक्टेड था। तो जाहिर सी बात है, जो पोर्टुगीज आए, जो फ्रेंच आए, वो ब्रिटिश आए, वो सब सी के रास्ते आए। तो इनको लगा कि यदि हम पे कोई सी के रकबे हमला होगा तो फिर हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से 1796 में इन्होंने बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी बनाया और 22 उसमें जो बैटल शिप थी उसको तैयार किया। इन 22 बैटल शिप के रख रखाव के लिए उन्होंने 3 डॉकयार्ड तैयार किए थे, एक मैंगलोर में, एक वजीदाबाद में और एक मुलीदाबाद में। ठीक, ताकि जो भी मतलब इनका जो बैटल शिप थी उनको रखाव के लिए, जो केयर ऑफ होती है और जो उसमें पेट्रोल वेट्रोल, इन सबकी व्यवस्था के लिए 3 डॉकयार्ड तैयार किए गए थे। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की भी इनको अच्छी खासी नॉलेज थी, उसके काफी अच्छे स्टूडेंट भी थे ये। जो हमारा रॉकेट टेक्नोलॉजी आया था सबसे पहली बार, उसको लाने वाले टीपू सुल्तान थे ही भारत में। इसीलिए इनको कहा गया पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सेरीकल्चर था जो मैसूर में, वो यही लेके आए थे। सेरीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स, ठीक, जिससे सिल्क बनता है, तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस करने वाले मैसूर में कौन थे, हमारे टीपू सुल्तान थे। Gave his support to the French soldier at Serigapatam in setting up a Jacobin club in 1797। देखिएगा, फ्रेंच आर्मी ने जैकोबिन क्लब बनाया था, तो उसको मैसूर का जो वो था टेरिटरी, उस पे इन्होंने स्टैब्लिश करने में उनकी मदद की थी और वो खुद भी जैकोबिन क्लब के एक मेंबर बने थे। इसी जैकोबिन के चलते इन्होंने एक ट्री प्लांट किया था जिसका नाम इन्होंने दिया था ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापट्टनम। इसका कहने का मतलब केवल ये था कि जो भी आप करना चाहते हैं मैसूर के लोग, वो कर सकते हैं, वो फ्री है, उनको किसी भी तरह का दबाव नहीं है। ऑल आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू। तो इसी की वजह से इन्होंने एक ट्री प्लांट किया था जिसका नाम दिया था उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ से चालू हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसका रीजन क्या था उसको समझते हैं। अ डिस्प्यूट अराउज बिटवीन टीपू एंड द स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। अब इसमें ब्रिटिश आर्मी का कोई हाथ नहीं था, इसका जो मेन था वो थे टीपू सुल्तान और ट्रेवनकोर। मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था, जैसे कि ये है भारत का मैप, तो ये है आपका मैसूर और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है ट्रेवनकोर। ठीक, तो इसकी लड़ाई की वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हमारा चालू हुआ था। ट्रेवनकोर had purchased जलकोटर एंड कन्नौर फ्रॉम द डच इन कोचीन स्टेट। कोचीन स्टेट में जलकोटर और कन्नौर की जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ट्रेवनकोर ने खरीद ली। हालांकि मैसूर आर्मी का कहना था कि ये जो डच कोचीन स्टेट है वो डच के अंडर नहीं, वो हमारे अंडर आता है। तो ट्रेवनकोर ने उनसे बिना पूछे जलकोटर और कन्नौर क्यों खरीदा, जिसकी वजह से टीपू को लगा कि कहीं ना कहीं एक उनकी अथॉरिटी पे ये लोग अटैक करना चाह रहे हैं और उनका जो एक बाउंड्री या जो एरिया है उसको ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो जिसकी वजह से 1790 में टीपू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ट्रेवनकोर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट। तो इस गलती की वजह से उन्होंने ट्रेवनकोर पे हमला कर दिया था 1790 में। और ब्रिटिश ने किसका साथ दिया था, ट्रेवनकोर का। तो जाहिर सी बात है, जब वही पुरानी चीज, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। तो टीपू सुल्तान इस समय मैसूर आर्मी की तरफ से थे और जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से थे, मतलब कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, वो थे हमारे जनरल मेडोज और कॉर्नवालिस। तो जो फर्स्ट फेज हमारा लड़ा गया था वो लड़ा गया था द इंग्लिश साइडिंग विद ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर ने हुआ, इन्होंने टीपू पे अटैक किया। 1790 में टीपू ने इंग्लिश को डिफीट कर दिया था, जो कि अंडर थे जनरल मेडोज के। लेकिन ये था हमारा पहला फर्स्ट फेज ऑफ वॉर। जो सेकेंड फेज ऑफ वॉर हुआ था वो चालू हुआ था 1791 में, और उसमें कौन थे इनके कमांडर, वो थे कॉर्नवालिस।
took the leadership and at the head of a large army marched through Ambor, Vellore to Bangalore and from there to Seringapatam. अब कॉर्नवालिस ने क्या किया, इन्होंने पहले मैसूर को आर्मी को पूरा रीड किया। इन्होंने देखा कि टीपू सुल्तान की क्या टैक्टिक्स है जिसकी वजह से बार बार जीत रहे हैं। फिर इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अपनी सेना तैयार की और अंबर और वेल्लोर के होते हुए ये सेरिंगापट्टनम पहुंचे 1791 में। कोयम्बटूर फेल टू देम बट दे लॉस्ट इट अगेन। कोयम्बटूर पे भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, हालांकि टीपू सुल्तान की वजह से वो दोबारा उससे हार गए थे। लेकिन एट लास्ट विद द सपोर्ट ऑफ मराठा एंड निजाम द इंग्लिश अटैक सेरिंगापट्टनम फॉर द सेकेंड टाइम। और देखिएगा फिर से मराठास और निजाम की वजह से तीसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर था वो भी ब्रिटिश आर्मी ने लड़ा इन लोगों की मदद से। और अब फिर जाहिर सी बात है, जब उनकी आर्मी भी ज्यादा थी, उनके पास भी वेस्टर्न मैथ था, तो अब मराठा और निजाम ने भी इनका साथ दिया, तो जाहिर सी बात है युद्ध में टीपू सुल्तान को हारना था। तो टीपू ऑफर सीरियस अपोजिशन बट द ऑड वर अगेंस्ट। तो जाहिर सी बात है टीपू ने काफी अच्छा युद्ध लड़ा था, लेकिन सारी जो चीजें थी वो उनके खिलाफ थी, तो इस युद्ध में वो हार गए। और फाइनली यहाँ से द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी फॉर द एंग्लो मैसूर वॉर साइन हुई, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। Under this treaty of 1792, nearly half of the Mysore territory was taken over by the victors. तो इसमें मैसूर टेरिटरी की जो हाफ टेरिटरियां थी वो कैप्चर कर ली गई ब्रिटिश आर्मी से, जिसमें कुछ इन्होंने दे दी थी मराठास को और कुछ दे दी थी निजाम को, कुछ रखी थी अपने पास। बारह महल, डिंडीगुल और मालाबार जो था ये इंग्लिश ने अपने पास रखी थी। द मराठास गॉट द रीजन ऑफ तुंगभद्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरियां हैं, सपोज जैसे ये है मैप, ठीक, तो ये आपकी जा रही है यहाँ से तुंगभद्र। तो तुंगभद्र की जो ट्रिब्यूटियां है, सपोज ये ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे जा रही होगी, तो ये वाला जो रीजन था पूरा ये आ गया मराठास के अंदर। और जो ये थे हमारे निजाम, इनके अंदर कृष्ण और टू बियॉन्ड द पेन्नार, जो सपोज ये है, अब यहाँ से जा रही कृष्णा रिवर और यहाँ से जा रही पेन्नार रिवर, तो ये जो रीजन हुआ ये आ गया हमारा निजाम के अंदर में। और वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज वॉर ऑल्सो टेकन। टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए का वॉर डैमेज लिया गया था, जिसमें से डेढ़ जो 50% था उनको तुरंत देना था और जो 50% था वो बाद में देंगे, लेकिन उसके एवज में उनके जो 2 बच्चे थे उनको उन्होंने हॉस्टेज बना के ले गए थे कि जब आप ये जो बाकी पैसा जब वो दे देंगे तब हम आपके बच्चों को रिहा करेंगे। तो ये था पूरा ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ये काफी मतलब ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी टीपू सुल्तान के लिए। अब जाहिर होता है जो लास्ट वॉर ऑफ द मैसूर, दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इसका रीजन क्या था। देखिए इसका रीजन ये समझिएगा कि जो 3 एंग्लो मैसूर वॉर थे उसमें कहीं ना कहीं जो टीपू सुल्तान का जो हौसला था वो मजबूत रखा था, क्योंकि वो हर आर्मी में वो जीत रहे थे। लेकिन अब ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था काफी ह्यूमिलेटिंग हो गया था उनके लिए, तो उनको कहीं ना कहीं इसका बदला लेना था। टीपू fulfilled all the terms of Treaty of Seringapatam and got his son released। हालांकि जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम थी उसकी जो भी डिमांडें थी वो पूरी टीपू सुल्तान ने पूरी कर दी थी, और जो उनके 2 बच्चे थे उनको भी उन्होंने छुड़ा लिया था। लेकिन 1796 में जो हिंदू रूलर था जिसके अंडर में वो मतलब राज कर रहे थे इनडायरेक्टली, जो बुडिया डायनेस्टी थी, जब इनका हिंदू रूलर खत्म हो गया तो टीपू ने कहा कि अब हम किसी भी माइनर सन को इस गद्दे पे नहीं बिठाएंगे, और खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इस मैसूर के राजा हैं। तो फाइनली ही आल्सो डिसाइडेड टू एवेंज हिज ह्यूमिलेटिंग डिफीट। अब जाहिर सी बात है, अब जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था इसका इनको कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन तो था ही, इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अब हम इसका रिवेंज लेंगे इनसे। तो फाइनली इन 1798 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो बने लॉर्ड वेल्सली। इन्होंने किसको सक्सीड किया था, इन्होंने किया था सर जॉन शोर को। वेल्सले भी टीपू सुल्तान की जो पावर ग्रोइंग कर रहे थे उसके लिए चिंतित थे काफी। तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग साथ में होते हैं, लेकिन जब दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो रेपल होंगे एक तरह से। तो इसी तरह ये भी इनके खिलाफ थे और ये भी इनके खिलाफ थे, तो दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं चिढ़ रहे थे। अब इसका रिजल्ट हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें जो फ्रेंच थी वो टीपू सुल्तान के साथ मित्रता कर रही थी, और वेरी जो ब्रिटिश आर्मी थी वो चाह रही थी कि टीपू सुल्तान सब्सिडरी अलायंस के थ्रू आ जाए उसके अंडर में। अब इस पार्टीज कौन थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, इनकी तरफ से टीपू सुल्तान अकेले, वेयर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उनकी तरफ से थे जनरल स्टुअर्ट, जनरल हैरिस और लॉर्ड वेल्सली। युद्ध कैसे चालू हुआ उसको समझते हैं। The war began on the 17 April 1799 and ended on May 4, 1799 with the fall of सेरिंगापट्टनम। तो सेरिंगापट्टनम में क्या हुआ था, युद्ध चालू हुआ था 1799 की 17 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ये युद्ध चला था, जिसमें सेरिंगापट्टनम फिर से ब्रिटिश आर्मी के अंडर में आ गया था। टीपू was defeated first by जनरल स्टुअर्ट and then by जनरल हैरिस। तो पहले इनको जनरल स्टुअर्ट ने हराया, उसके बाद जनरल हैरिस ने इनको हराया था।
ऑटो वेल्सली जो कि लॉर्ड वेल्सली के पार्ट, उन्होंने भी इस युद्ध में भागीदारी ली थी। द इंग्लिश वर अगेन हेल्प बाय मराठा। तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो भी 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़े गए उसमें मेजर रोल प्ले किया है मराठास और निजाम ने, और इन्हीं दोनों की वजह से जो जो जिनकी साइड भी ये दोनों होते थे वही साइड जीतती थी। चाहे फर्स्ट एंग्लो मैसूर में देखिए, जब इन दोनों ने मैसूर आर्मी का साथ दिया था तो ब्रिटिश आर्मी थे, लेकिन जो आखिरी के 3 युद्ध हुए उसमें इन दोनों ने ब्रिटिश आर्मी का साथ दिया, जिसकी वजह से मैसूर आर्मी हार गई। Finally, the Marathas were promised half of the territory of Tipu and Nizam had already signed a subsidiary alliance. तो अब निजाम ने क्या किया था, ये ब्रिटिश आर्मी के साथ सब्सिडी अलायंस साइन कर ही चुके थे, तो ये उनके दोस्त बन ही चुके थे। मराठास को ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम जो टीपू सुल्तान की हाफ टेरिटरी वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, इस वजह से मराठास इनके साथ जुड़ गए थे। टीपू इस युद्ध में मार दिए गए, तो जो उनकी फैमिली थी उनको वेल्लोर में ही कॉन्फिस्केट कर लिया गया था। इस ट्रेजर और जो उनका ट्रेजर था वो भी सब लोग ये लोग लूट के ले गए थे, और जो भी इनका परिवार था उसको वेल्लोर में इन्होंने बंदी बना रखा था। तो यहीं से जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। अब जब देखिए जो मेन मैसूर चल रहा था वो केवल टीपू सुल्तान और हैदर अली की वजह से चल रहा था। जो फुडियार डायनेस्टी तो वो एक जस्ट वो कहते हैं ना एक वो एक रोल मॉडल प्ले कर रहे थे, उनका कोई भी रोल उसमें नहीं था, वो जस्ट एज अ नाम की तरह वो किंग थे बस। और जो मेजर रोल प्ले कर रहे थे टीपू और हैदर अली, जब ये दोनों खत्म हो गए तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। तो इनके बाद मैसूर का क्या हुआ उसको समझते हैं। Basically offered Sunda and Harpunli district of Mysore kingdom to the Marathas। इन्होंने सुंडा और हरपुनली डिस्ट्रिक्ट थी जो मैसूर की वो मराठास को ले ली, लेकिन मराठास ने उसको लेने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था, क्योंकि इकोनॉमिकली साउंड नहीं थी। यदि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये लोग ले भी लेते तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती, वेदर उसका जो जिम्मेदारी का रिजल्ट उनको मिलता वो उतना ज्यादा ना मिलता। The new state of Mysore was handed over to the old dynasty Wodeyar under minor ruler Krishna Raj III who accepted the subsidiary alliance। तो अब जो कृष्ण राज III थे उसको वापस से गद्दी पे बिठा दिया गया था, और इन्होंने सब्सिडी अलायंस ब्रिटिश के साथ साइड कर ली थी। निजाम वर गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गूटी एंड गुरम कोंडा। निजाम को गूटी और गुरम कोंडा की डिस्ट्रिक्ट जो मैसूर आर्मी की थी वो इनको दे दी गई थी। द इंग्लिश टुक पोजीशन, इंग्लिश ने कनारा, व्यानाड, कोयम्बटूर, धौलपुरम और सेरिंगापट्टनम, इन 5 डिस्ट्रिक्ट की जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश ने अपने पास रख ली थी। फाइनली 1831 में विलियम बेंटिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैसूर को कैप्चर कर लिया था। क्यों कैप्चर कर लिया था, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, कि जो मैसूर आर्मी वो कहीं ना कहीं अच्छे से इस युद्ध को नहीं चला पा रही है। लेकिन फाइनली 1881 में लॉर्ड रिपॉन जो थे उन्होंने वापस इस किंगडम को उसी रूलर के पास रिस्टोर कर दिया, तो कहा था कि आप हमारे अंडर में रह के इस मैसूर को बढ़ाइए। तो देखिए ये था पूरा मैसूर का, कैसे मैसूर आर्मी राइज की, कैसे इनका डाउनफॉल हुआ, क्या 1881 में जो था वो मैसूर आर्मी का क्या हुआ था, वुडियार डायनेस्टी थी उनका क्या रोल था, तो इसी बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद आपको कहीं से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट डिटेल थे वो मैंने पूरा इसमें शेयर कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अदर सोर्स ऑफ मटेरियल्स हमको मिलेंगे वो हम आपको पीडीएफ के थ्रू अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, और जो भी इससे रिलेटेड टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम लिंक के थ्रू। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग और इससे अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।